नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। में हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और हमारे खास कार्यक्रम जिसमें हम आपको अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग विधायकों की शख्सियत से रूबरू कराते हैं। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ है कांग्रेस के प्रत्याशी रहे विधानसभा चुनाव में गोविंदपुरा विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े रविंद्र साहू जी, जो समाज सेवी भी है। आज अपने खास कार्यक्रम में हम उनसे बात करेंगे। रविंद्र साहू जी, सबसे पहले तो देश न्यूज में आपको बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे कि आप शख्सियत रह चुके हैं, समाज सेवी भी हैं और कांग्रेस की सीट से चुनाव भी लड़ चुके हैं। हालांकि गोविंदपुरा सीट से आप चुनाव लड़े थे तो जनता ने जो आशीर्वाद दिया था वो थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन जनता ने फिर भी आशीर्वाद तो दिया है। क्या लगता है आपको? देखिए, जब चुनाव होते हैं या किसी भी लड़ाई में जब दो लोग लड़ते हैं तो एक को हारना ही पड़ता है। जनता ने जो जनादेश दिया हमें वो स्वीकार भी है। बस इतना सा है कि जो सोचा था उतना नहीं हुआ है, फिर भी जनता ने जो भी जनादेश दिया है मैं उसको तहे दिल से स्वीकार करता हूँ और जनता को ये भरोसा भी दिलाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मैं हमेशा उनकी समस्याओं के लिए जमीन पर रहकर उनकी लड़ाई लड़ता रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि जनता ने विपक्ष में बिठाया, जनता ने आशीर्वाद दिया और आप जनता की जो सम्मान आपको दिया है उसका आप भी सम्मान करते हैं, इसीलिए विपक्ष की भूमिका में रहे हैं और विपक्ष की भूमिका पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि जितना आशीर्वाद की उम्मीद थी, जैसे कि कांग्रेस का लगातार कहना था कि कई सीटों से हम जीत रहे हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, बावजूद इसके कुछ सीटें कम रह गई है, बहुत आंकड़ा कम रह गया है, तो क्या लगता है कि कहाँ चूक हो गई है? जनता को अपनी बात पहुंचाने में थोड़ी असफल रही कांग्रेस, या फिर जनता तक आप अपना घोषणा पत्र नहीं पहुंचा पाए? नहीं, ऐसा नहीं है। निश्चित तौर से हमारे सीनियर नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा जी। आदरणीय कमलनाथ जी ने जमीन पर रह के जनता के हर मुद्दे की लड़ाई लड़ी और जनता के लिए जो भी वचन थे, चाहे 2018 में सरकार बनी हो, किसान कर्जा माफी रही हो, बिजली का 100 यूनिट माफ था, इस घोषणाओं में इसमें भी 100 यूनिट माफ और 200 पे हाफ, ऐसे बहुत सारे वचन कांग्रेस के घोषणा पत्र में दिए थे कमलनाथ जी ने। और पूरे 1.5 साल में जो सरकार रही, जब बीजेपी ने हमारे विधायक खरीद के सरकार गिरा दी, उसके पहले भी 1.5 साल में जितनी घोषणाएं की थी उसमें से 70% को वो पूरा चालू करके घोषणाओं को ओपन कर दिया था, मतलब कंप्लीट कर दिया था। बिल्कुल। फिर भी जनता को इस बार चुनाव में कहीं ना कहीं जनता तक पहुंचने में कुछ कमी रह गई, ऐसा नहीं रहा। मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ ईवीएम में तो गड़बड़ है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। जनता, हम जब क्षेत्र में प्रचार में जाते थे तो हमसे जनता कहती है कि इस बार बदलाव चाहिए, इस बार हमें बदलाव करना है जी। तो ऐसा क्या था कि इन वक्त पे ये सब एकदम 2 दिन में ऐसा क्या हुआ कि जनता कांग्रेस के विरोध में आ गई। पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे जहाँ भी, चाहे किसी भी विधानसभा में जैसा हमें फीडबैक मिल रहा था, मैं खुद लड़ा क्योंकि मैं एक घर गया और हमने जाके दरवाजे पर नाक किया और मैंने तो पैदल प्रचार किया था। 18 घंटे, 16 घंटे, 12 घंटे हम लोगों से रूबरू हो रहे थे। तो 80-90% लोग बोलते हैं इस बार बदलाव चाहिए। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि सरकार नहीं बन पाई और मैं भी इतना लंबा हार गया। यही सब चीजें विचार किया जा रहा है, ऊपर शीर्ष नेतृत्व भी कर रहा है, हम लोग भी हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बैठ रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से समझ रहे हैं कि ऐसा क्या, जबकि हम तो विपक्ष में थे, हम जनता के लिए जो काम कर सकते थे प्रयास किया, उनकी लड़ाई लड़ी जमीन पर गए। उसके बाद भी ऐसा क्या विरोध था कि रविंद्र साहू या कांग्रेस पार्टी या कमलनाथ जी या जो भी रहा, 20 साल से हम लोग सरकार में नहीं थे, तो इतना खराब रिजल्ट की किसी ने उम्मीद नहीं की थी। सही कहा आपने कि जनता तक आपने अपनी बात पहुंचाई थी और लहर भी थी कि कांग्रेस की लहर भी, जैसा कि आप बता भी रहे, जनता ने भी कहा था कि बदलाव चाहते हो। लगातार हमने भी खबरों में सुना कि जनता बदलाव चाहती है, भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त हो चुकी है और भ्रष्टाचार का मुद्दा जो था कांग्रेस ने बड़ा जोर शोर से उठाया भी था। विपक्ष की भूमिका निभाने का आपको अवसर दिया है, तो आपसे जानना चाहूंगी कि सरकार सही तरह से काम करे, इसके लिए आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखिए, अब हम लोग, अभी हमारे नए अध्यक्ष जो बन के युवा है आदरणीय जीतू पटवारी जी को कांग्रेस पार्टी की सीट नेतृत्व ने नई जिम्मेदारी दी है। हम उनके साथ जनता का जो बीजेपी का घोषणा पत्र था जी, उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे
कि आपने 3,000 रुपये पर महिला को बोला, 450 रुपये गैस सिलेंडर बोला, आपने महंगाई को लेके बोला कि महंगाई ने किसानों के लिए आपने बोला था। तो उन सब चीज़ों को लेके जनता के बीच जाएंगे, उनकी लड़ाई लड़ेंगे और बहुत जल्दी हम लोग जमीन पर रहकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बोलेंगे कि आपने जो भी घोषणाएं की थी जनता के लिए उसको जल्दी जल्दी पूरा कीजिए, नहीं तो जनता की लड़ाई लड़के विधानसभा तक उनकी लड़ाई लड़ी जाएगी। सभी विधायकों को, हमारे जितने भी विधायक जीते हुए उनके नेतृत्व में, हमारे सीनियर नेतृत्व के उसमें। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि जनता के हक की लड़ाई लड़ी जाएगी और जनता के हक की लड़ाई की यहाँ बात हो रही है, जनता के मुद्दे लगातार आप उठाएंगे और जैसा कि आपने घोषणा भी करी कि संकल्प पत्र की जो आपने यहाँ बात करी कि भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को पूरा करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जीत के पीछे कांग्रेस के कई ऐसे नेता है जो लगातार ईवीएम को दोष दे रहे हैं। क्या मानते हैं आपके ईवीएम सच में है कोई, या फिर जो भी आप बताना चाहें इस पर? देखिए, दुनिया में जितने भी देश हैं उसमें से मेरे हिसाब से 45 कंट्रीज में ईवीएम पे पहले एक बार चुनाव किया गया, उसका बंद कर दी गई। जी। हिंदुस्तान में, भारत में ऐसा क्या है कि ईवीएम बंद नहीं कर रहा है? हम ये कहते हैं एक बार बंद करके देखिए ना। कभी पूरा विपक्ष, अब तो जनता भी संचय करने लगी, क्योंकि जिस जनता ने बटन दबाया था, हम तो ये कहते चुनाव हम भाजपा से नहीं ईवीएम से लड़े जी, क्योंकि बटन लोग बताते हैं अंदर दबाया किसको ये समझ में नहीं आता। तो हमारा यही कहना है, सभी पार्टियां, अब तो पूरे देश की जितनी भी पार्टियां एक हो रही हैं वो सब ईवीएम के विरोध में। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं मानते हैं? हमारे देश में भाजपा की सरकार वो क्यों नहीं मानती कि एक बार तो पूरे देश में बिगड़ ईवीएम के चुनाव करा के देखे ना। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, बैलेट पेपर से जो भी रिजल्ट आएगा उसका फिर ईवीएम चालू कर दीजिएगा। तो ईवीएम में कहीं ना कहीं संचय है, शंका है। इतना बदलाव 2 दिन में नहीं आ सकता। एक लहर चल रही थी कांग्रेस की लहर चलते चलते 2 दिन में बीजेपी की कैसे लहर आ जाती है? क्योंकि सर्वे आ रहा है, आपके कोई मीडिया चैनल थे 2 जिन्होंने 165 सीटें रही, ऐसे एकदम एक्यूरेट सर्वे तो मैंने कभी नहीं देखा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि विपक्ष जो है लगातार बना हुआ था और ईवीएम की जो बात हो रही है, ईवीएम पर लगातार कांग्रेस पार्टी हमलावर रही कि ईवीएम है कोई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यहाँ इस मामले में ये कहना है कि जहां कांग्रेस जीतती है वहां ईवीएम पे दोष नहीं मरती है, जहां कांग्रेस हार जाती है वहां ईवीएम पे दोष लगा देती है। इस पर आपके विचार जानना चाहूंगी। देखिए, ऐसा नहीं है कि ईवीएम पे दोष इसलिए मर दिया क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस बार मध्य प्रदेश में हार गई या छत्तीसगढ़ में हार गई, राजस्थान में हार गई। हमारा यही कहना है कि एक जगह कांग्रेस को जिता दिया जाता है, बाकी 4 जगह हरा दिया जाता है। सिर्फ ऐसा कि जनता को भरोसा रहे कि नहीं ठीक ईवीएम सेट नहीं है। तो मैं तो ये मानता हूँ ना, ठीक है आपको लगता है कि हम लोग बोल रहे हैं कांग्रेस हार रही है इसलिए ईवीएम पे आरोप लगाओ, एक बार तो आप कर सकते हैं ना भाई। जनता भी अब चाहती है कि ईवीएम पे चुनाव ना हो, बैलेट पेपर पे चुनाव हो। बैलेट पेपर पे चुनाव कराने से आप बताइए, जब बैलेट पेपर की काउंटिंग होती है तो 190 सीटों पे कांग्रेस जीतती है और मशीन जैसी काउंटिंग चालू होती है तो 80% वोट भी भाजपा। ऐसा मेरी विधानसभा नहीं, तो जैसा रिजल्ट आया है जिसने भी खोला हो, हमारे यहाँ तो ये स्थिति थी कि 900 वोट में से 800 वोट भाजपा को मिलते थे, 90 वोट हमें या 70। तो ऐसा रविंद्र साहू में या कांग्रेस में क्या खराब था कि एक बूथ में सिर्फ 90 लोग ही कांग्रेस को चाहते हैं। यही संचय का विषय है। उसके पहले ऐसा नहीं होता था। वोट जब मशीनें नहीं थी, बैलेट पेपर जब चुनाव होता था तो रेशो चुनाव में, जब चुनाव का लड़ाई का रेशो होता था वो 40 से 60 होता था। आजकल तो 20% 80% का रेशो हो गया, इसलिए मानना ये चीजें पछती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर ईवीएम पर संदेह हो रहा है, विपक्ष और लगातार सभी अन्य दल लगातार ईवीएम पर संशय जता रहे हैं, तो बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ये आपकी जो राय है। आपने भोपाल की पूर्व महापौर और बाबूलाल गौर की बहू के खिलाफ चुनाव लड़ा, क्या रणनीति लेकर उतरे थे और विधानसभा क्षेत्र की जनता के बीच वह कौन सी बातें थी जो पहुंचा नहीं पाए? देखिए, हमने पूरा प्रयास करा जनता के बीच, जनता के मुद्दों को लेके जाने का, और लड़ाई भी लड़ी जी। यही तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसे कैसे हो सकता है। हम जब क्षेत्र में जाते थे जी, तो आदरणीय विधायिका जी को क्षेत्र में एंट्री नहीं थी। बिल्कुल 2-3 जगह विरोध किया गया, विरोध करके उनको बाहर कर दिया गया। अंदर चुनाव प्रचार में भी ये स्थिति, गाड़ी को से उतरने नहीं दिया गया। एक करारिया गांव था, 72-73 में खेजड़ा था, 72-73 भी हम लोग गए थे, वहां पर भी ये स्थिति थी कि नाली और सड़क एक साथ जरूर। हमने जनता के मुद्दों
को लेके चुनाव लड़ा, हमने विकास का मुद्दा लेके लड़ा, हमने परिवारवाद पे लेके लड़ा। 50 साल भारतीय जनता पार्टी एक जगह तो परिवारवाद को लेके कांग्रेस पे आरोप लगाती है, दूसरी जगह एक ही परिवार से 50 साल से एक ही जनप्रतिनिधि को टिकट दिया जा रहा है, एक ही परिवार के लोगों को, तो उसको लेकर हम जनता के बीच में गए थे। जनता ने समर्थन भी किया, जनता ने हमसे बोला भी हम इस बार बदलाव करना है। अब वो क्यों नहीं हुआ ये तो जनता जनार्दन तय करे। हम इसलिए ईवीएम पे वो करते हैं कि एक बार बैलेट पेपर चुनाव करा के देखें तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। बिल्कुल सही कहा कि एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करवा कर देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हालांकि लगातार कांग्रेस की लहर की यहाँ बात आ रही है और जैसा कि आपने जनता के बीच में जाकर चर्चा भी की और जनता ने कहा भी था कि कांग्रेस का हम इस बार साथ देंगे क्योंकि हमें बदलाव चाहिए। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बना चुकी है और मैदान में उतर भी चुकी है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की बात करें या सीएम मोहन यादव की बात करें, प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, वो लगातार 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी कर चुके हैं। लेकिन कांग्रेस की 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति? देखिए 6 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद लोकसभा चुनाव आ रहा है। कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व तुरंत अभी युवा जोश, हमारे युवा नेता आदरणीय जीतू पटवारी जी को कमान दी है। अब सब चीजों को लेकर विचार विमर्श चल रहा है। जितनी जल्दी होगा शीर्ष नेतृत्व जो भी हम लोगों को आदेश देगा, हम अपने क्षेत्र में गोविंदपुर विधानसभा में लोकसभा से जिसको भी कैंडिडेट बनाया जाए कांग्रेस पार्टी, उनके नेतृत्व में इस बार लोकसभा में एक अच्छा रिजल्ट लाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि भोपाल लोकसभा पिछले कई वर्षों से जैसे गोविंदपुर ने जीता, ऐसे लोकसभा में इस बार हम चाहते हैं कोई अच्छा चेहरा लोकसभा में चुनाव लड़े जिससे हम भाजपा को टक्कर दे सके। बिल्कुल सही कहा आपने कि भाजपा को टक्कर दे सके। भारतीय जनता पार्टी टारगेट 29 लेकर चल रही है, मतलब एक सीट जो लोकसभा की कांग्रेस के पास है उसे भी छीनने की प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी की है। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कामयाब होगी या फिर वो जो 28 सीटें हैं उनमें से कुछ सीटें कांग्रेस ले पाएगी? देखिए ये तो निश्चित तौर से ऐसा है कि उन्हें सब मालूम है कि 29 सीटें जीत सकते हैं, तो 400 पार का नारा लगा रहे हैं। यही तो हम लोग कह रहे हैं कि ईवीएम क्यों नहीं बंद करते आप जी? जब आप इतने कॉन्फिडेंस से कह सकते कि 400 पार हम जा रहे हैं तो ईवीएम बंद कीजिए ना, बैलेट पेपर पे आइए। बैलेट पेपर से आपको मैं फिर कहता हूँ लोकसभा में बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे तो सब चीजें अपने आप जो आप 29 कह रहे हैं, ये मुझे ऐसा लगता है कि 14 से 15 सीट कांग्रेस भाजपा और 12-13 कांग्रेस को मिल सकती। कभी बैलेट पेपर चुनाव कराते हैं और कभी आप फिर से मशीन से चुनाव कराते हैं, तो आप जो बोलेंगे वो करेंगे क्योंकि मशीन आपने से एक कर रखेंगे, सेट कर रखेंगे। इसलिए और इतना आसान नहीं है 29 सीटें जीतना मध्य प्रदेश में, जैसा कि गलतफहमी में भाजपा है। ठीक है, विधानसभा का चुनाव हुआ, लहर कांग्रेस की थी, आप जीत गए, मशीनें सेट करेंगे तो फिर से वही रिजल्ट आ जाएगा। तो मतलब संशय है अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो फिर भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के साथ कुछ छेड़छाड़ करेगी और फिर कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ेगा। ईवीएम से हुआ तो तकलीफ तो है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि ईवीएम से हुआ और छल के साथ हुआ तो तकलीफ तो होगी। कांग्रेस को प्रदेश में नया नेता तो मिला है, युवा नेता भी मिला है, जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। आपको लगता है कि अब कांग्रेस में जान आएगी या नया जो नेतृत्व आया है, युवा नेतृत्व आया है, तो कांग्रेस जो है लगातार अभी जैसे हम बात करें कि हार के बाद से कई बार ऐसे हालात देखने को मिले कि कांग्रेस में ताला लगा हुआ था या फिर एक जोश जो रहता है खत्म हो जाता है, तो क्या लगता है युवा नेता जो मैदान में उतरे हैं तो उनको लेकर कांग्रेस में फिर से जोश आ जाएगा? ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि युवाओं के साथ जोश ज्यादा आता है, ये बिल्कुल सच है। लेकिन जो पिछले सीनियर नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा उनमें भी बहुत जोश था, सबने जमीन पर रहकर बहुत मेहनत की। आदरणीय कमलनाथ जी रहे हों, उसके पहले भूरिया जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था, उसके पहले 2003-2008 में आदरणीय पचौरी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था, उसके पहले आदरणीय राय साहब के नेतृत्व में हम चुनाव लड़े। तो ऐसा नहीं है कि सीनियर लोग काम नहीं कर सकते, सबने अपना 100% कांग्रेस पार्टी के लिए दिया। कुछ सिचुएशन या स्थितियां नहीं बन पाई, जरूर युवाओं में जोश होता है। जीतू पटवारी जी हमारे युवा नेता है और कांग्रेस पार्टी ने उनको नेतृत्व दिया है। हम लोग मिलकर इस बार 2028 के लिए अभी से तैयारी चालू कर दी है। जीतू पटवारी जी का कहना है कि हमेशा हमें जनता के बीच रहना पड़ेगा, हमेशा चुनाव मोड में रहना पड़ेगा, जिससे हम लोग जनता की लड़ाई लड़के जनता को ये बता सके कि अब भाजपा जो पिछले 20 सालों में 28 या 25 साल हो जाएंगे, इनके झूठे वादे अब जो ये कर करके जनता को बरगला के अभी तक वोट प्राप्त कर रहे थे, इसके खिलाफ जनता की लड़ाई लड़के हम जनता की आवाज उठा के उनके बीच जनता के बीच पहुंच के जनता का समर्थन मांगेंगे। 2028 में अभी लोकसभा में भी यही किया जाएगा और जो भी चुनाव आएंगे
चाहे लोकसभा हो चाहे नगर निगम हो, सभी चुनावों में हम जनता के बीच में जाएंगे। बिल्कुल, मतलब साफ है कि इस बार कांग्रेस पार्टी भी 24/7 चुनावी मोड पर रहने वाली है। 100%। बिल्कुल, भले ही गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने आपको उतना आशीर्वाद नहीं दिया जितनी आपको उम्मीद थी, लेकिन क्या जनता के मुद्दों को आप लगातार उठाते रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी पर प्रेशर बनाते रहेंगे कि वो जनता से जो वादे किए हैं वो सभी पूरे करे? देखिए, जनता ने आशीर्वाद स्वरूप मुझे 66,700 कुछ वोट दिए हैं। मेरे लिए बहुत सम्मान है उस जनता का जिसने मुझे इतना सारा प्यार और दुलार दिया, और जिन्हें नहीं भी दिया उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। कुछ कमियां रही होंगी हम लोगों में, लेकिन मैं वादा करता हूँ मीडिया के, आपके देश चैनल के माध्यम से जी, कि मैं जनता का हर मुद्दा, जनता की हर लड़ाई, चाहे वो लड़ाई सरकार के खिलाफ हो, चाहे वो लड़ाई सम्मानीय विधायिका जी के खिलाफ हो, हम लड़ेंगे और आपके लिए लड़के वो चीजों को कराएंगे जो वादे चाहे विधायिका जी ने किए हो चाहे सरकार ने किए हो, हम जनता की लड़ाई लड़ेंगे। गोविंदपुरा में जमीन पर लेके 5 साल निरंतर लड़ाई लड़ता रहूंगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि 5 साल जमीन पर रहकर आप लगातार, एक सवाल और मन में आता है यहाँ पर कि लगातार जैसे चुनावी मोड की हम बात करें, विधानसभा चुनाव की बात करें, तो विधानसभा में आपने देखा होगा कि कांग्रेस की जो पीस थी उस पर भारतीय जनता पार्टी ने बैटिंग की है इस बार, क्योंकि जो योजनाएं आप लेके आए थे, जो घोषणाएं आप लोगों ने की थी, वो सभी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी की है। इस पर विचार जानना चाहूंगी आपके। ये तो कॉपी पेस्ट जैसा मामला है, नकल जैसा मामला है। ठीक है, क्योंकि सरकार में थे, उन्होंने घोषणा की और जनता ने उसको स्वीकार किया। कांग्रेस ने तो सिलेंडर में भी वादा किया था जनता के लिए, नारी सम्मान में भी कांग्रेस ने वादा किया। सबसे पहले नारी सम्मान का 6 महीने 7 महीने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने घोषणा कर दी। यही हमारी गलती रही। कभी वो चुनाव के एन वक्त पे 10 दिन 20 दिन पहले घोषणा पत्र में करते हैं तो शायद ये हिसाब नहीं होता। वो एक सबसे बड़ी गलती है जिसका भुगतान हमें करना भी पड़ा, मुझे ऐसा लगता है जी। क्योंकि वही सीधे मुख्यमंत्री जी ने, शिवराज जी ने उस घोषणा को कॉपी पेस्ट करके 3 महीने महिलाओं के अकाउंट में पैसे डाल दिए, जिससे कहीं ना कहीं जनता को लगा कि नहीं ठीक है, लालू इसमें बहनों को पैसे मिले तो उन्होंने, जनता ने वोट दिया। लेकिन इतना बंपर वोट मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि आदरणीय दिग्विजय सिंह जी रावत साहब ने भी कहा था, हमारे नेता हैं, कि पूरी जनता में जितने भी लोगों को जिसका लाभ मिला लाली लक्ष्मी योजना का, सब बीजेपी माइंडेड तो नहीं हो सकते, कुछ कांग्रेस के वोटर भी रहते हैं, तो असंभव सा लगता है। इसीलिए बोलते हैं कहीं ना कहीं ईवीएम में कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल, और जैसा कि पूर्व सीएम और भारतीय जनता पार्टी भी मानती है कि लाडली बहना योजना जो थी वो गेम चेंजर है, उसी का कारण है कि इतने बड़े आंकड़े के साथ भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरी है। फिर वही कहूंगा, ये तो मैंने आपसे बोला क्योंकि आपने योजना की बात की। आज छत्तीसगढ़ में लाडली लक्ष्मी योजना नहीं थी, राजस्थान में तो हमारे मुख्यमंत्री गहलोत साहब वो खुद वहाँ जनता को लाडली लक्ष्मी, हमारे वहाँ भी योजना चल रही थी, नारी सम्मान योजना, तो वहाँ तो हुआ नहीं और टोटल डिफरेंट फैक्टर रहा। तो आप मानिए सब इसीलिए होता है, जब एक जगह आप बोलते हैं कि लाडली लक्ष्मी योजना से भाजपा ने इतनी बड़ी बम्पर जीत की और दूसरी जगह वहाँ कोई योजना नहीं थी, दोनों जगह कांग्रेस सरकार थी और वहाँ सरकार में बहुत सारी योजनाओं पे हमारी पार्टी काम कर रही थी। सेम नकल राजस्थान के पैटर्न पे यहाँ मध्य प्रदेश में की गई और उसी नकल से आप चाह रहे हैं कि जब राजस्थान में जनता ने स्वीकार नहीं किया तो मध्य प्रदेश में कैसे स्वीकार कर लिया। यही सब संचय हमें ईवीएम पे वो करते हैं। बिल्कुल, तो मतलब साफ है कि इतनी बड़ी हार का जो कारण आप मानते हैं, सबसे पहले ईवीएम को ही मानते हैं। हो सकता है, देखिए हम हार जाएं और हम ठीक रहा ईवीएम फोड़ दें ऐसा नहीं है, लेकिन इतनी बंपर जीत पे तो ईवीएम पे शक होता है भाई। हार जीत का जो रेशो होता है 20,000, 25,000, 30,000, 1-1 लाख से आप सीटें हार रहे हैं तो संचय होना जरूरी। क्योंकि एक लोकसभा में राय साहब के चुनाव में जब मैं खुद पीआरओ बना हुआ था लोकसभा क्षेत्र का, जब काउंटिंग में हम जब स्टार्ट हुई थी काउंटिंग, सेम रिजल्ट, सेम टू सेम रिजल्ट गोविंदपुरा में जैसे ही पहला बूथ की मशीन खुली, हमने जब भी समझ लिया था कि ये लोकसभा की स्थिति में आएगा। जैसे मशीन खुलती 900 कुछ में से 800 उनको मिलते हैं और 100 कुछ मुझे मिलते हैं, तो वो मुझे सिनेरियो समझ में आ गया था कोई ना कोई। और वही सिनेरियो 20% वोट, 20 से 25% वोट शेयर चला है जो आखिरी तक ऐसा वैसे रहा। ऐसा क्या हो गया कि कहीं भी कुछ चेंज नहीं है। बिल्कुल, मतलब हार ठीक है लेकिन बहुत कम आंकड़े से होती तो समझ आता, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर से हार हुई है, तो ये संचय का विषय इसलिए भी है कि जनता ये कह रही थी कि 50 साल हम जब लड़े, 50 साल की लड़ाई लेके उस क्षेत्र में गए कि 0 विकास पे हम चुनाव लड़े थे,
जनता ये मान रही थी 50 साल में वहां पर ना, आप 50 साल बहुत बड़ा समय होता है किसी क्षेत्र में, बिल्कुल किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए, जनप्रतिनिधि के लिए 50 साल इतना बड़ा समय है कि वो उसको पेरिस जैसा तो बना सकते हैं उस क्षेत्र को। जबकि 70% एरिया BHEL के उसमें आता। BHEL ने पूरे क्षेत्र में विकास किया, ना सड़क था, ना बिजली, ना पानी, हाहाकार मचा हुआ था क्षेत्र में, बहुत स्थितियां खराब है। और बहुत सारा एरिया तो प्राइवेट कॉलोनियों ने बसा दिया है, जो कॉलोनी के अंदर आप जाएंगे तो बहुत अच्छा है, बाहर आएंगे तो रोड ही नहीं है। तो सिर्फ रोड तो बनाना था आपको, वो भी नहीं हो पाया था। उसके बाद अवधपुरी चले आए, वहाँ भी बहुत विरोध था। उसके बाद ये सब रिजल्ट आया। यही थोड़ा संचय करता है कि EVM में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे हैं कि कई एरिया में ऐसा देखने में आया था कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रोश की लहर नजर आ रही थी। आपसे एक चीज और जानना चाहूंगी यहाँ पर, जैसे कि कांग्रेस पार्टी के पास लगातार मुद्दे थे, भ्रष्टाचार वाला मुद्दा था, युवाओं के रोजगार को लेकर मुद्दा था, और उस बीच पर कांग्रेस पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेर भी रही थी। लेकिन अचानक से जो जाति जनगणना वाला लेके आए आप, मैटर रास्ते में लेकर आए, जो लगातार उठाया गया, लगता है कि कहीं वो गेम चेंजर बनने की बजाय वो हार का कारण बना, क्योंकि जातिगत जनगणना वाला जो मुद्दा था वो मध्य प्रदेश में उतना नहीं चल पाया। नहीं, ऐसा नहीं। और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर उस चीज को यह साबित करने में लगा दिया कि कांग्रेस पार्टी हिंदुओं को तोड़ने का काम कर रही है या फिर बांटने का काम कर रही है। देखिए, भाजपा का तो शुरू से एक ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम को लड़ा के, आपस में लड़ा के चुनाव जीतने का। वो उनके पास उसके अलावा कोई मुद्दा भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश की आज़ादी में जितने भी कांग्रेस के सीनियर लीडर रहे, सभी ने अपने खून की, मतलब अपनी जान की बलि देके इस देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, चाहे जितने भी लोग रहे हों। और उसमें से अभी तो हमारे राहुल गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी के परिवार में स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी, दोनों इस देश के लिए अपने प्राणों का बलि दिया हुआ है, बलि दी हुई है। तो आप बताइए ना, सिर्फ हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे चुनाव लड़के जीतना भी तो जनता जनार्दन तय करती है। बिल्कुल। हमारा तो ये मानना है कि जातिगत जनगणना से ना कोई नुकसान हुआ है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने बहुत सही चीज कही और होना भी चाहिए जी। क्यों नहीं, जातिगत जनगणना से उस व्यक्ति तक, वो राजनीति का जो भी आदमी चुनाव लड़ना चाहता है, जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी से ये आगे चुनाव होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी से चुनाव। आप समाज सेवी भी रहे हैं, आप समाज सेवा भी करते हो, जमीन से जुड़े हुए नेता। मैं चाहती हूँ दर्शकों को आप कुछ अपने बारे में बताएं। देखिए, हम लोग, मैं खुद भोपाल जिला साहू समाज का अध्यक्ष हूँ। अभी पिछले 4 साल से साहू समाज के लिए भी हमने बहुत कार्य किए हैं और मैं जनता के बीच में रहा हूँ जी। निरंतर 1994 से, जब हमीदिया कॉलेज से मैंने राजनीति चालू की थी, जब तो कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और यूथ थे, 20-21 साल की उम्र थी, 19 साल की एज थी, तो उस टाइम इतना चीज़ें नहीं समझ, यूथ को इतना समझ में नहीं आता। लेकिन धीरे धीरे जब राजनीति में आगे काम करते गए तो जनता के मुद्दों से, लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए, जमीन पे जाने के लिए प्रयास करते रहे। लड़ाई रेगुलर जारी रही। बीच में मैंने नर्मदा जी की पैदल परिक्रमा भी की, भारत जोड़ो यात्रा में भोपाल से आगरा तक पैदल गया, जनता के बीच रहने का प्रयास किया। गोविंदपुरा में भी हमने बहुत सारी धार्मिक आयोजन किए, बहुत सारी धार्मिक यात्राएं कराई। ये बहुत सारे हमने जनता से जुड़े मुद्दों को लेके, जनता की सुविधाओं को लेके, जनता के साथ धार्मिक आयोजन को लेकर काम किए हैं। ठीक है, जनता ने जो तय किया, आगे फिर प्रयास करेंगे और जनता को बताएंगे कि हम आपके बीच रह के, कांग्रेस पार्टी ही आपके बीच रह के आपकी लड़ाई लड़ सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने कि कांग्रेस पार्टी ही आपके बीच रहकर आपकी लड़ाई लड़ सकती है। अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगी आपकी, लोकसभा चुनाव की तैयारी के बारे में आपने चर्चा करी ली, आपने बता ही दिया कि लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार मैदान में उतरने वाली है और पूरे समय इलेक्शन मोड पर रहने वाली। जनता से आप यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव में चाहे हम हार गए हों, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए आप जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम तो जनता से यही कहेंगे कि जनता ने मध्य प्रदेश में अपना जनादेश तय किया है और हमने वो स्वीकार भी किया है। आने वाला समय लोकसभा का चुनाव है। आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी जब देश में, मेरा कहना 1947 के बाद अधिकतर समय कांग्रेस पार्टी ने 1970, 75, 80, 82 तक राज किया है। मतलब पूरे देश पे एक अपना सरकार बना के पूरे देश को चलाया है जी। तो आप देखिए, आज जितनी भी भाजपा पार्टी के बड़े नेता दिल्ली में बोलते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, तो 2-3 चीजें बोलूंगा जी।
जब घर बनाया जाता है उसकी नींव मजबूत होना चाहिए। तो कांग्रेस ने नींव मजबूत की थी, जिस पर आज भाजपा बड़ी बड़ी बातें करते हैं, विदेशों की बातें करते हैं। जहाँ भी आज जितना भी बड़े बड़े संस्थान हो पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की देन है। जो आधुनिक युग आया था, आदरणीय राजीव जी, स्वर्गीय राजीव जी ने ही कंप्यूटर युग का पूरा एक हिंदुस्तान में वही लेके आए थे। तो मेरा यही कहना है, कांग्रेस ने जो काम किया था जी, वो उसी काम को लेके होता है ना घर में। जैसे आज मेरे फादर ने जो जमा के दिया है, मैं उस पर अच्छा महल बना लूं, अच्छा घर बना लूं और नाम करूँ कि पापा ने तो कुछ नहीं किया, बेटे ने सब किया। तो यही स्थिति आज इस देश की है। कांग्रेस ने जो 70 साल में काम किया था, उस पर अच्छी बिल्डिंग बनाना है तो कोई भी बना सकता है। आज भाजपा हो या कोई भी पार्टी आएगी, आज जैसे भाजपा जो काम कर रही है उस पर फिर दूसरी बार आज कोई भी सरकार आती है वो कहते कि हमने ये किया है। तो ऐसा नहीं है। मेरा हमेशा से ये मानना है कि जिनने किया है, नींव तो कांग्रेस ने मजबूत की थी, उस नींव पे आपने अच्छी बिल्डिंग बना के जनता को बोले कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। तो अब जनता समझ चुकी है। इस बार लोकसभा में रिजल्ट बहुत सारे विपरीत होने वाले हैं, क्योंकि महंगाई से जनता बहुत परेशान है। खाने का तेल हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, सब तो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। हर सरकारी संस्था को बेचा जा रहा है और 2-4 ग्रुपों को बेचा जा रहा है। तो हमारी तो जनता से आपके माध्यम से यही कहना है कि अब जनता समझदार है और पढ़ी लिखी जनता है पूरे देश में। चुनना आप ही को है, ऐसी सरकार चुनिए जो इस देश को एक विश्व के उच्च शिखर पर ले जाए। बिल्कुल सही कहा कि चुनना आप ही को है, आप ऐसी सरकार चुनिए जो विश्व को उच्च शिखर पर लेके जाए। आपने हमारे साथ बहुत सारी चर्चा की, कई सवालों के जवाब भी दिए, आगे की रणनीति पर भी बात करी और सबसे बड़ी बात आपने बताई कि नींव जो होती है बहुत मजबूत होती है। कांग्रेस ने नींव बनाई है, भारतीय जनता पार्टी ने चाहे उस पर महल बना लिया, लेकिन नींव को मजबूत करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। आपने हमारे साथ विस्तार चर्चा की, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे विधानसभा चुनाव में गोविंदपुरा विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे रवीन साहू जी, जिन्होंने जनता के सामने अपनी बात रखी और विस्तृत चर्चा की। हर पहलू पर बात की। जनता ने विपक्ष में बिठाया है, लेकिन जनता की इच्छाओं का सम्मान करते हुए मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, इस बात का वचन दिया और कहा है कि जनता के हित के लिए लगातार आवाज उठाते रहेंगे और जनता के हित के लिए लगातार काम करते रहेंगे। आगे भी हम ऐसे ही मुद्दे उठाते रहेंगे, ऐसे ही शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक आप बने रहिए देश न्यूज के साथ।